अच्छा, तो अब हम लिंक टू एसक्यूएल इन सी शार्प का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट लिंक टू एसक्यूएल इन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लिंक टू एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करेंगे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसको सीख लेंगे कि विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर विन फॉर्म के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है लिंक टू एसक्यूएल को, उसके बाद हम लिंक टू एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे ASP.NET MVC के अंदर। ठीक है, पहले विनफॉर्म पे सीख लें, फिर जब विनफॉर्म पे आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे ASP.NET MVC के अंदर हम लिंक टू एसक्यूएल को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, There are 3 steps to implement link queue to SQL in Windows Form application। ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स हैं हमारे पास लिंक क्यू टू एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने में विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप क्या कह रहा है, वी हैव टू परफॉर्म ORM बाय एडिंग OR डिजाइनर। ठीक है, इसका मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ORM परफॉर्म करना है। और ORM हम कैसे परफॉर्म करेंगे, OR डिजाइनर को ऐड करके। और मैंने आपको बताया था हम ORM किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू वर्क विद लिंक टू एसक्यूएल फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट और मैप ऑल द रिलेशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स। मतलब आपके जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी रिलेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ORM। ठीक है, और ORM को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, OR डिजाइनर। ठीक है, इसका मतलब ये काम हमें करना है OR डिजाइनर की मदद से। इसका मतलब हमारे जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह टेबल है, कॉलम है, रोज है, स्टोर प्रोसीजर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स के अंदर। इसका मतलब टेबल है तो क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है, कॉलम है तो प्रॉपर्टी के अंदर, रो है तो ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस के अंदर, और स्टोर प्रोसीजर है तो मेथड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ORM। ठीक है, और हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर OR डिजाइनर जो कि एक टूल है, और इसको हम क्यों यूज करते हैं, ORM को परफॉर्म करने के लिए हम इस टूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि पहला स्टेप क्या है कि आपने ORM को परफॉर्म करना है किसकी मदद से, OR डिजाइनर की मदद से। तो मतलब OR डिजाइनर को हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। फिर दूसरा स्टेप क्या है, फिर दूसरा स्टेप है हमने एक रेफरेंस हमें एक ऐड करना है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, system.data.linkqueue। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम स्पेस है, क्योंकि अगर ये नेम स्पेस आपके पास नहीं होगा तो आप लिंक टू एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दूसरा हमें ये रेफरेंस ऐड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव टू राइट द कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू द कॉन्फ़िग फाइल। अब आपको पता है विनफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल होती है जिसको app.config कहते हैं, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हमने क्या करना है, लिंक टू एसक्यूएल को इंप्लीमेंट करना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि OR डिजाइनर को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में मैं आ गया और यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होगा। देखो विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, और अपने इसमें प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ लिंक टू एसक्यूएल डेमो। ठीक है, ये मैं इसका नाम रख रहा हूँ और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है और यहाँ पे एक फॉर्म आपके पास आ गया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो देखो इन स्टेप्स को, ये जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं, इसको परफॉर्म करने से पहले हम एक डेटाबेस और एक टेबल ऐड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक टू एसक्यूएल परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेटाबेस को ऐड करने के लिए आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक लोकल डीबी के ऊपर काम करूंगा। तो लोकल डीबी ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो नेम स्पेस के ऊपर। ठीक है, और फिर आ जाओ आप ऐड के ऊपर और फिर यहाँ पे न्यू आइटम। ठीक है, और फिर देखो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे डेटा का सेक्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक लोकल डीबी मिलेगा जिसका क्या नाम है, सर्विस बेस्ड डेटाबेस। ठीक है, तो इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी। ठीक है, मैं अपने डेटाबेस का क्या नाम रख रहा हूँ, स्टूडेंट डीबी, क्योंकि मैं इसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर करवाऊंगा। तो इसको ऐड करते हैं। जैसे ही आपने
स्टूडेंट डीबी को ऐड किया तो देखो यहाँ पे उसकी जो एमडीएफ फाइल है, डेटाबेस फाइल है, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे। तो व्यू में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर, आप इसके ऊपर क्लिक करो और ये देखो डेटा कनेक्शंस के अंदर हमारा डेटाबेस आ रहा है स्टूडेंट डीबी। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक टेबल्स का फोल्डर आ रहा है। ठीक है, तो इस टेबल्स का फोल्डर ये अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर हम टेबल अभी ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू टेबल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे अपना एक स्टूडेंट टेबल ऐड करना है। तो स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने उसकी क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर पहला कॉलम आईडी का होगा। ठीक है, जो प्राइमरी की भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। फिर दूसरा कॉलम नेम होगा, वो वॉरचर होगा, मतलब स्ट्रिंग होगा। फिर जेंडर होगा। ठीक है, और फिर आपके पास एज होगा, स्टूडेंट की एज होगी। और फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्लास के कौन सी क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इस टेबल का नाम क्या होगा, इस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेता हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस से काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ दूसरा कॉलम होगा नेम। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप होगी आपके पास वॉरचर। ठीक है, इसको नॉट नल बना देते हैं, चेक हटा देते हैं। और फिर इसके बाद जेंडर भी होगा वॉरचर। ठीक है, इसको भी नॉट नल बना देते हैं। और फिर इसके बाद एज। ठीक है, एज इंटीजर होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्लास। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्लास का कीवर्ड आप यूज नहीं करना, क्योंकि आप क्लास का कीवर्ड यूज करोगे ना तो पता है क्या होगा, क्योंकि देखो जितने भी हमारे ये कॉलम्स हैं इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप के अंदर, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर आप क्लास यूज करोगे ना तो क्लास हमारे पास ऑलरेडी एक कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, चाहिए, और इसकी डेटा टाइप भी मैं इंटीजर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब देखो मैंने ये 5 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम, जेंडर, एज और आपके पास डेजिग्नेशन। ठीक है, ठीक है, तो 5 कॉलम मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, आईडी, नेम, जेंडर, एज और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके इसको क्रिएट करने के लिए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपडेट डेटाबेस का एक बटन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो देखो अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, मतलब ये टेबल आपके पास क्रिएट हो गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ टेबल्स का फोल्डर, तो देखो इसके अंदर स्टूडेंट का टेबल आ गया। अगर अभी आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा के ऊपर जाओ, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो मैं इसके अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ आदिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड्स इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, और अब इस रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये 5 रिकॉर्ड आपके इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप जाओ सर्वर एक्सप्लोरर पे और देखो अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करोगे तो आपके पास 5 रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब इस टेबल को, ठीक है, इस टेबल को मैंने आपको क्या बताया, इस टेबल को क्लासेस में कन्वर्ट करना है, इसके कॉलम्स को प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है। मतलब देखो ये वाला काम करना है, जो भी टेबल है वो क्लास में कन्वर्ट होंगे, कॉलम प्रॉपर्टी में, मतलब ये वाला काम करना है। और ये वाला काम हमें कौन करवा के देगा, ORM। और यहाँ पे पहला स्टेप क्या बताया, ORM को परफॉर्म करने के लिए हमें OR डिजाइनर को ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पहला स्टेप है। ठीक है, ठीक है, तो पहले स्टेप को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू परफॉर्म ORM बाय एडिंग OR डिजाइनर। ठीक है, तो OR डिजाइनर को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, गो टू ऐड न्यू आइटम एंड देन सेलेक्ट लिंक टू SQL क्लासेस फाइल। ठीक है, मतलब आपने न्यू आइटम पे जाना है। ठीक है, और आपके पास एक फाइल होती है जिसका क्या नाम है, लिंक टू SQL क्लासेस, उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो मेरा ये एप्लीकेशन है। ठीक है, लिंक टू SQL डेमो, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऐड पे जाओगे और ऐड में जाने के बाद न्यू आइटम। ठीक है, और न्यू आइटम पे जब आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो आपने विजुअल C# आइटम्स के अंदर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो आपको मिलेगा लिंक टू SQL क्लासेस, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, दैट फाइल इज हैविंग एक्सटेंशन .dbml। ठीक है, मतलब देखो अगर आप नोट करो, आप जैसे ही इस फाइल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या आ रहा है, पहले से
डेटा क्लासेस 1.dbml, इसकी एक्सटेंशन क्या है, dbml। अब dbml की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो, dbml स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये जो फाइल आप ऐड कर रहे हो, ये इसकी एक्सटेंशन क्या है, dbml, और dbml की फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो, जब भी आप इस dbml फाइल का नाम रखोगे, तो इस dbml फाइल का नाम आप वही रखोगे जो आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। मतलब प्रेफर इसी तरह से किया जाता है कि जब भी आप लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस की फाइल ऐड करोगे, dbml फाइल ऐड करोगे, तो उसका नाम आपने वही रखना है जो आप अपने डेटाबेस का नाम रखा था, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है, आप कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आपने वही नाम रखना है जो आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपने ये स्टूडेंट डीबी ऐड किया, तो आप यहाँ पे देखो, आपको ये दो पैनल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपको दो पैनल नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और एक राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। अब एक बात गौर से समझना कि अगर आपको अपना टेबल से रिलेटेड क्लासेस जनरेट करवानी है, तो उस टेबल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और फिर अगर आपको स्टोर्ड प्रोसीजर से रिलेटेड मेथड्स बनाने हैं, तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर आप कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, राइट हैंड साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर एक और चीज नोटिस करो, जैसे ही हमने ये dbml फाइल ऐड की, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे रेफरेंसेस का जो फोल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, और इसके अंदर एक नेम स्पेस ऑलरेडी एडेड हो चुका है। मतलब जैसे ही आपने ये dbml फाइल ऐड की, तो उसने एक नेम स्पेस ऐड करवा दिया, और उस नेम स्पेस का नाम क्या है, system.data.linq, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो, हमारा दूसरा स्टेप क्या था, वी हैव टू ऐड अ रेफरेंस, और वो कौन सा रेफरेंस था, system.data.linq, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे ही मैंने OR डिजाइनर को ऐड किया, OR डिजाइनर मतलब जैसे ही मैंने अपनी वो लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस वाली फाइल ऐड की, तो उसने क्या किया, उसने ऑलरेडी रेफरेंस के फोल्डर के अंदर इस नेम स्पेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब देखो, जैसे ही मैंने dbml फाइल ऐड की, तो ये जो रेफरेंस था, ये इस dbml फाइल को ऐड करने से पहले मौजूद नहीं था, ठीक है। मतलब ये जो रेफरेंस है जिसका क्या नाम है, system.data.linq, dbml फाइल को ऐड करने से पहले ये मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने dbml फाइल ऐड की, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, रेफरेंस के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल डाल दी। इसका मतलब हमारे पास ये जो सेकंड स्टेप है, ये भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो चुका है, आपको खुद से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप नोटिस करो, अभी तक हमने थर्ड स्टेप नहीं किया। मतलब आपको पता है, जब भी आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी होती है, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी होती है, और कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ पे लिखते हैं, कॉन्फ़िग फाइल में लिखते हैं। तो अगर अभी आप एक चीज नोटिस करो, मैं रेफरेंसेस का फोल्डर क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे देखो ऐप कॉन्फ़िग के नाम से एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ पे बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के टैग के अंदर बनाते हैं, इस XML फाइल के अंदर। अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उसको अभी ऐड हमने करना है, ठीक है। तो देखो, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपने dbml, ये जो फाइल है जिसके अंदर दो पैनल्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हम टेबल्स इंसर्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास कोई स्टोर्ड प्रोसीजर्स बने हुए हैं जिनसे रिलेटेड हमें मेथड्स बनाने हैं, तो वो हम इसको राइट साइड में डालेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को हाइड करूं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज को भी हाइड कर देते हैं, ठीक है, तो देखो इस तरह की विंडो आपके पास आती है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वापस ऑन कर लेता हूं, और इसको हम यहाँ पे फिक्स करवा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पे जो मेरा टेबल था, ठीक है, कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल, इसको मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जब भी मैं करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये जितना भी टेबल है उससे रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने dbml ऐड किया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर इस dbml के साथ दो फाइल्स आई हैं, एक dbml लेआउट और एक आई है डिजाइनर। अगर मैं आपको डिजाइनर की फाइल दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
ये जो डिजाइनर की फाइल है, अगर आपको याद हो, ये डिजाइनर की फाइल हमारे विनफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर भी होती है, ठीक है। और इस डिजाइनर फाइल का जितना भी कोड होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है। मतलब इस फाइल के अंदर आप कोई भी छेड़खानी नहीं करते, मतलब इस फाइल के अंदर आप खुद से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि इस फाइल के अंदर जितना भी काम है वो विजुअल स्टूडियो खुद से परफॉर्म करता है। आपको इसके अंदर कोई भी काम या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे रहा है, चेंजेस टू दिस फाइल मे कॉज इनकरेक्ट बिहेवियर एंड विल बी लॉस्ट इफ द कोड इज रीजनरेटेड। इसका मतलब अगर आप इसका कोड रीजनरेट करोगे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, तो हो सकता है कि आपका काम यहाँ पे खराब हो जाए, मतलब इनकरेक्ट बिहेवियर हो जाए। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप देखो इस फाइल के अंदर, ये फाइल है क्या, इसके अंदर बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। और इस क्लास का अगर आप नाम देखो, इस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी डेटा कंटेक्स्ट। भाई देखो, ये वही क्लास है जो हमारे डेटाबेस को हमारी सी शार्प एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवाएगी, उसकी कनेक्टिविटी करवाएगी, ठीक है। और इसको कहते हैं हम डेटा कंटेक्स्ट क्लास। और एक चीज आपने नोटिस की, ये एक डेटा कंटेक्स्ट क्लास है और इसके प्रीफिक्स में, मतलब इसके शुरू में क्या लगा हुआ है, स्टूडेंट डीबी, जो हमने अपने इस डीबीएमएल फाइल का नाम रखा था, ठीक है। और ये क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम स्टूडेंट डीबी रखा था। तो स्टूडेंट डीबी डेटा कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक डेटा कंटेक्स्ट आपके पास क्लास बन चुकी है। और एक चीज नोटिस करो, इसको मैं डेटा कंटेक्स्ट क्लास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये एक क्लास को इनहेरिट कर रही है और उस क्लास का क्या नाम है, डेटा कंटेक्स्ट। और ये वाली क्लास कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट लिंक के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अगर आप इस क्लास को डेटा कंटेक्स्ट बना रहे हो तो लाजमी इसको इनहेरिट करवाना है डेटा कंटेक्स्ट क्लास से, जो कि कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट लिंक, ठीक है। इसका मतलब ये वही क्लास है जो आपके डेटाबेस को कनेक्ट करवाएगी आपकी सी शार्प एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लास हमने कैसे ऐड की, डीबीएमएल फाइल को ऐड करके, ठीक है। और डीबीएमएल फाइल बेसिकली क्या है, हमारा OR डिजाइनर है, ठीक है। तो अगर अभी आप नोटिस करो कि ये जो क्लास है इसके अंदर कौन कौन सा डेटा है, अगर अभी आप नोटिस करो, देखो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्टर उसी नाम से बनता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4, मतलब 4 कंस्ट्रक्टर्स इसके अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। 4 कंस्ट्रक्टर्स इसके अंदर पहले से मौजूद है। और एक चीज नोटिस करो कि ये सारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई ये पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, सही है। तो ये तो हो गई आपकी कंटेक्स्ट क्लास। और मैंने क्या बताया, इसके अंदर जितना भी कोड होता है वो आप चेंज नहीं करते, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड होता है। सेम उसी तरह आपने देखा होगा कि अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो वो डिजाइनर फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली बटन के लिए कोड जनरेट करता है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोड जनरेट करता है। मतलब डिजाइनर फाइल के अंदर आप कोई भी छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने डीबीएमएल फाइल में। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा टेबल है, स्टूडेंट टेबल, इससे रिलेटेड मुझे क्लासेस बनानी है, इससे रिलेटेड मुझे प्रॉपर्टीज बनानी है, इसके जो भी कॉलम्स होंगे, और जितने भी हमारे पास रिलेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मुझे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे इस स्टूडेंट टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे आओ, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखो इस लेफ्ट हैंड साइड पे आके ड्रॉप कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, तो ये स्टूडेंट हमारा टेबल था ना, तो आप एक चीज नोटिस करो, इसने एक डायग्राम बना ली, ER डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास क्लास है और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, तो उससे पहले देखो की लगा हुआ है, फिर नेम है, जेंडर है, एज है, स्टैंडर्ड है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी टेबल होगा वो किसकी शक्ल ले लेगा, क्लास की शक्ल ले लेगा। तो देखो ये बेसिकली हमारे पास एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉक्स, ठीक है। फिर जितने भी कॉलम्स हैं वो किसकी शक्ल में आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज की शक्ल में आ जाएंगे। तो देखो दिखा रहा है कि इस स्टूडेंट के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो जैसे ही मैंने स्टूडेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इस लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, अब मैं चलता हूं दोबारा अपनी डिजाइनर फाइल की तरफ, ठीक है।
ये देखो designer.cs। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब आप जरा नोटिस करना, अब इस फाइल के अंदर कुछ कोड विजुअल स्टूडियो ने ऑटो जनरेट कर दिया है। और वो कौन सा कोड है? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू में जब मैंने फाइल ओपन करके दिखाई थी, इसके अंदर 4 कंस्ट्रक्टर थे। देखो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये तीसरा कंस्ट्रक्टर और ये चौथा कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब अगर आप नीचे जाओ, देखो इसने 5वां कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया है, ये 5वां कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया है। और फिर अगर आप नीचे जाओ तो देखो यहाँ पे इसने एक प्रॉपर्टी जनरेट की है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की अगर आप रिटर्न टाइप देखो, टेबल स्टूडेंट, मतलब टेबल एक जेनरिक क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप का डेटा है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है? हमारे पास जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्लास बना दी गई है जिसका क्या नाम है? स्टूडेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या रखा गया? स्टूडेंट्स। मतलब देखो प्लूरल कर दिया है, मतलब हमने अपने टेबल का नाम रखा था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट्स। अब ये प्रॉपर्टी पता है क्या करेगी? हमारे इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 5 रोज है ना, वो 5 रिकॉर्ड्स ये वाली प्रॉपर्टी हमें रिटर्न करवा के देगी, ठीक है। अब अगर आपके टेबल के अंदर 500 रिकॉर्ड्स होते, 5000 रिकॉर्ड्स होते, तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को कॉल करने से वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स आपके पास क्या हो जाते? गेट हो जाते, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है। और देखो ये जो टेबल जेनरिक क्लास है, ये भी कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है? system.data.linkQ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो फिर अगर आप नीचे आओ तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उसने एक क्लास जनरेट कर दी। मैंने क्या बताया था? जो भी आपका टेबल होगा उससे रिलेटेड वो एक क्लास जनरेट कर देगा, और जितने भी आपके टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब कॉलम्स होंगे, उससे रिलेटेड वो प्रॉपर्टीज जनरेट कर देगा। और अब अगर आप इस क्लास के नीचे देखो तो यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स बनाए थे हमने? 5। आईडी, नेम, जेंडर, एज और स्टैंडर्ड। तो देखो ये बेसिकली है वेरिएबल्स, ठीक है। और देखो इन वेरिएबल से पहले अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो इन अंडरस्कोर का क्या मकसद है? कि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। मतलब इन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा और डेटा सेट और गेट किया जाएगा वो प्रॉपर्टीज की मदद से किया जाएगा, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है? अंडरस्कोर लगाया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 5 वेरिएबल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज कहां पर है, तो देखो मैं नीचे जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो वो जो आईडी था उसकी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, उसके अंदर ये देखो गेट और सेट का काम हुआ है। फिर अगर आप नीचे जाओ तो देखो वो जो नेम था, नेम कॉलम था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आ गई। देखो ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर गेट और सेट होता है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे जेंडर, जेंडर से रिलेटेड उसने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बना के दे दी। फिर सेम इसी तरह एज, एज से रिलेटेड उसने आपको प्रॉपर्टी बना के दे दी, ठीक है। फिर सेम इसी तरह स्टैंडर्ड मतलब क्लास, उससे रिलेटेड उसने आपको बना के दे दिया, ठीक है, सही है। तो ये काम करके दिया है ORM के प्रोसेस ने, ठीक है। मतलब ORM के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर? आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो DBML फाइल के अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो अब एक और चीज भी आपके पास हुई है, यहाँ पे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। अब अगर मैं आपको ऐप कॉन्फ़िग फाइल में लेके चलूं, डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है। देख रहे हो ये कनेक्शन स्ट्रिंग पहले मौजूद नहीं थी। मतलब जब मैंने इस DBML फाइल के अंदर अपना ये टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया था, तब तक मेरे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपना टेबल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो उसने ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्ट्रिंग भी मुझे जनरेट करके दे दी, ठीक है। देख रहे हो, क्योंकि ये लोकल डेटाबेस है, इसके लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज नहीं कर रहा, और मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करते तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड शो हो रहा होता है, ठीक है, सही। लेकिन हम यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड स्टेप भी हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब देखो मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए थे ना कि अगर लिंक टू SQL को इंप्लीमेंट करना है तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला क्या है? OR डिजाइनर, जो हमने DBML फाइल ऐड की थी, और जब मैंने DBML फाइल ऐड की थी तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के फोल्डर के अंदर
ये वाला नेम स्पेस ऐड हो गया था, रेफरेंस ऐड हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने अपना टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, मतलब जब मैंने अपना टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इस डीएमएल फाइल के लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे, तो क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऐड हो गई हमारे कॉन्फ़िग फाइल में। इसका मतलब आपके पास सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया है, सेकंड और थर्ड परफॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो चुका है, ठीक है।